नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। क्यों ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेडिक्टेबल करियर्स की तरफ रुख करने लगे हैं? किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, करियर के किसी न किसी पड़ाव पर उसे नौकरी या बिजनेस के बारे में सोचना ही पड़ता है। वो खुद से सवाल भी करने लगता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या फिर मेरी फर्स्ट जॉब कैसी होगी। एलीट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आईवी लीग में स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन बता दिया जाता है कि उन्हें इस कोर्स के बाद किस तरफ बढ़ना है। वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल सर्विस कंपनीज की तरफ जॉब के लिए देखने लगते हैं। वहाँ के ज़्यादातर स्टूडेंट्स बैंकिंग या फिर लॉ की फील्ड में करियर की तलाश करने लगते हैं। ऐसा ऑथर अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि नंबर्स कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। रिसर्च डेटा बताता है कि 40% प्रिंसटन ग्रेजुएट्स अपना करियर फाइनेंस और कंसल्टिंग की तरफ बनाने निकल जाते हैं। वहीं 13% लॉ की तरफ बढ़ जाते हैं। डेटा ये भी बताता है कि हार्वर्ड से पढ़े 29% बच्चे फाइनेंस या फिर कंसल्टिंग की तरफ चले जाते हैं और बाकी बच्चे लॉ की फील्ड में करियर बनाते हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर एलीट यूनिवर्सिटीज से पढ़े बच्चे प्रोफेशनल सर्विस कंपनीज की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण पैसा है और दूसरा रीज़न ये है कि कंपनियों में उन्हें शुरुआती दौर में ही चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट मिल जाता है। इसी के साथ एक रीज़न ये भी है कि एलीट यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों को खुद के स्टार्टअप्स के बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। वहाँ ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट के लिए दौड़ रहे हैं, जिनको देखकर नए एडमिशन भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब साफ है कि भेड़ चाल तो हर जगह चल रही है, भले ही वो कॉलेज इंडिया के हो या फिर अमेरिका के। आज के स्टूडेंट्स भेड़ चाल का हिस्सा बनने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऑथर ने कहा भी था कि एक स्टूडेंट ने उनसे चिंता व्यक्त की थी कि इट सीम्स लाइक एवरीबडी अराउंड यू इज डूइंग बैंकिंग इंटरव्यूज ऑल द टाइम। दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन यू आफ्टर अ वाइल। अब ये सुनने के बाद तो ऑथर भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर एक नया ग्रेजुएट करे भी तो क्या करे। किस तरह प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं? केवल स्टूडेंट्स ही एक दूसरे का ध्यान नहीं खींचते हैं या फिर यूँ कहें कि दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बल्कि कई बड़े प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स का इंटरेस्ट भी नए बच्चों को रिक्रूट करने में होता है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी कंपनियां भी स्टूडेंट्स की चॉइस को इन्फ्लुएंस करती हैं। हर साल सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेशर टैलेंट के प्लेसमेंट की रेस लगी हुई है। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल सर्विस कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं। टैलेंट को अपने घर का मजदूर बनाने के लिए एक वर्चुअल आर्म्स रेस चल रही है। और हैरत की बात तो ये है कि कंपनियां ऐसा दिखाती हैं कि वो तो फ्रेशर्स के ऊपर एहसान कर रही हैं, लेकिन फ्रेशर टैलेंट को समझना चाहिए कि अगर उन्हें जॉब की ज़रूरत है तो कंपनी को भी टैलेंट की ज़रूरत है। इसलिए कभी भी किसी कंपनी की एचआर पॉलिसी के आगे दब नहीं जाना है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल सर्विस कंपनीज बच्चों की प्लेसमेंट के लिए कई करोड़ों रुपये खर्च भी कर रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ एक बच्चे के ऊपर $50,000 रिक्रूट खर्च होता है। अगर उस फिगर के हिसाब से ओवरऑल रिक्रूटमेंट एक्सपेंडिचर निकाला जाए तो कई $1 मिलियन आएंगे। अब आप खुद सोचिए कि क्यों कंपनियां बिना फायदे के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस खर्च कर रही हैं। एलीट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि टैलेंट सीमित नंबर में है और कंपनियों को एक दूसरे से कम्पीट करना है कि टैलेंट किसके पास जाता है। इसी के साथ कंपनियां मार्केटिंग इतना बढ़िया करती हैं कि कोई भी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट सीखने की कोशिश ही नहीं करता है। कंपनियां पहले ही बता देती हैं कि आप हमारे साथ 2 साल काम करके देखिए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप इस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। इसी के साथ आपको पैसों की भी कोई कमी नहीं आएगी। कंपनियां स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी वर्क सिखाने का लालच भी देती हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स उस दौर में अपने करियर को लेकर इनसिक्योर भी रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि जॉब से ही करियर की शुरुआत करना अच्छा होगा।
और अधिकतर स्टूडेंट्स जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। प्रोफेशनल कंपनीज की जॉब छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई स्टूडेंट कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसे उस कंपनी के बारे में कुछ बातें पता होती हैं। उसे टास्क्स, कल्चर और एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी होती है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसे जो कुछ भी पता था उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जब कोई लंबे समय तक के लिए प्रोफेशनल सर्विस कंपनीज में काम कर लेता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस का रेशियो भी बढ़ने लगता है। लेकिन फिर भी किसी के लिए भी बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में स्विच करना बिल्कुल आसान नहीं होता। भले ही कैंडिडेट्स को छोटी कंपनी से अच्छे ऑफर आ रहे हों, लेकिन वो अपनी बड़ी एमएनसी को छोड़कर कहीं जा नहीं पाते हैं। यूएस इकोनॉमी के लिए स्टार्टअप क्यों ज़रूरी है? स्टार्टअप ऐसी कंपनियां या बिजनेस हैं जो किसी एक प्रोडक्ट या सेवा पर केंद्रित होते हैं। इन कंपनियों के पास आमतौर पर पूरी तरह से विकसित बिजनेस मॉडल नहीं होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं ज़्यादातर स्टार्टअप्स को शुरू में उनके फाउंडर्स द्वारा ही फंड किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्रोफेशनल सर्विस कंपनीज को समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने नहीं समझा कि इनका असर इकॉनमी पर क्या पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी देश की अच्छी इकॉनमी कई चीज़ों को मिलाकर बनती है। ऑथर कहते हैं कि अगर यूएस को अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है तो उसे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इकॉनमी के लिए स्टार्टअप अच्छा है, ना कि प्रोफेशनल सर्विस कंपनीज। स्टार्टअप की वजह से नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। कॉफमैन फाउंडेशन की एक स्टडी ने इस बात को बताया भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1997 से 2005 के बीच में नई कंपनियों की वजह से नेट जॉब ग्रोथ देखने को मिली थी। इस बात से साबित होता है कि यूएस को स्टार्टअप की वजह से ज़्यादा फायदा हो सकता है और साथ ही साथ आज के बच्चों को भी एंटरप्रेन्योर की फील्ड से ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर गोल्डमैन सैक्स के 2022 के रेवेन्यू पर नज़र डालेंगे तो पता चलेगा कि इसका ज़्यादातर प्रॉफिट ट्रेडिंग से आता है और शेयर ट्रेडिंग से किसी भी देश की इकॉनमी को ज़्यादा बूम नहीं मिलती है, क्योंकि इस ट्रेडिंग में एक पार्टी पैसा कमाती है तो दूसरी पार्टी को पैसा गंवाना भी पड़ता है। इसलिए कहा भी जाता है कि नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इनोवेशन से बेहतर रास्ता कोई नहीं है। इसलिए हमारी सरकार को भी स्टूडेंट्स को इनोवेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन इकॉनमी का डेवलपमेंट पूरी तरह से गलत दिशा में हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को भी स्टार्टअप कल्चर पर जोर देना चाहिए। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी NFAP के आंकड़ों पर नज़र डालें तो अमेरिका में स्टार्टअप के तौर पर काम करने वाली 66 कंपनियां भारतीय मूल के लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएस स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स के टॉप चार्ट में भारत सबसे ऊपर है। यूएस की इकॉनमी का $1 बिलियन या उससे अधिक मूल्य की 582 स्टार्टअप कंपनियों में अप्रवासियों का कब्जा है। यूएस के सभी स्टार्टअप्स में से 319 में लगभग एक फाउंडर मेंबर विदेशी मूल का है। इतना ही नहीं, यूएसए के स्टार्टअप में लगभग 133 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक अप्रवासी लीड रोल में है, जैसे कि CEO, CTO या इंजीनियरिंग के VP की पोस्ट पर है। अप्रवासियों द्वारा स्थापित 55% अमेरिकी यूनिकॉर्न्स में भारतीय टॉप पर हैं। वहीं अमेरिका के आधे से अधिक स्टार्टअप्स फाउंडर मूल रूप से भारतीय हैं। यूनिकॉर्न्स के टॉप चार्ट में 67 कंपनियां भारतीय लोगों की हैं। इसके बाद इजरायली 54 कंपनियों के साथ टॉप चार्ट में दूसरे स्थान पर है। अमेरिकन स्टार्टअप्स की ग्रोथ से 78 यानी $582 बिलियन के स्टार्टअप्स में अप्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा स्टार्टअप में यूनिकॉर्न कंपनियां देश में सालाना लगभग 859 नौकरियां पैदा कर रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो किसी भी देश के लिए स्टार्टअप आज के समय में डिमांड के मुताबिक सप्लाई प्रोवाइड कराने का आसान जरिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अप्रवासियों द्वारा स्थापित अमेरिकी यूनिकॉर्न्स
$1.2 ट्रिलियन से अधिक हैं, या ये कहें कि ये ब्राज़ील जैसे देश के स्टॉक एक्सचेंज $925 अरब जैसे प्रमुख शेयर बाजारों में लिस्टेड कंपनियों से कहीं ज़्यादा हैं। क्या आपको पता है कि कैसे कोई छोटी सी आइडिया से शुरू हुई कंपनी आज के दिन में अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही है? और इनको यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्यों कहा जाता है? दरअसल कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, उन कंपनी को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। इसे सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली द्वारा 2013 में इस्तेमाल किया गया था। ऑथर कहते हैं कि चलिए एक नज़र इन फैक्टर्स पर भी डाल लेते हैं। साल 1982 में ऐसी कंपनियां जिन्हें बिजनेस करते हुए 5 साल से कम हुआ था, यूएस में उनकी संख्या कुल कंपनियों के मुकाबले आधी थी। मतलब साफ है कि स्टार्टअप का कुछ तो कल्चर था ही। लेकिन साल 2011 आते आते ये आंकड़ा घटकर केवल 1% में पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेंड का कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जब इकॉनमी के प्रोडक्टिव एरिया को साइडलाइन किया जाएगा तो इकॉनमी पर तो बुरा असर पड़ेगा ही। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कुछ सालों में 1,76,000 से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड लॉ स्कूल ग्रेजुएट्स हो जाएंगे। ये फिगर काफ़ी डराने वाला है। अब तक आपको काफ़ी कुछ इकॉनमी के बारे में पता चल चुका है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन के बारे में भी पता चल चुका है। अब अगले कुछ चैप्टर्स में हम एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे। अपनी तैयारी को मजबूत करिए, आगे स्ट्रगल बड़ा आने वाला है। मान लेते हैं कि आप लोगों ने इनोवेशन की तरफ बढ़ने का फैसला किया है। अब सवाल उठता है कि कौन से कदम आपको सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कंपनी शुरू करनी है तो आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। याद रखिएगा कि कई महीनों तक आपको थैंकलेस वर्क, रूइंड स्लीप और फ्रस्ट्रेशन, इन सब का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी जॉब छोड़ने से पहले खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला, रिसर्च योर आइडिया। अपनी फील्ड के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की साइज क्या है। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी रिसर्च पक्की रखिए। दूसरा, ग्रैब अ वेब यूआरएल। कंपनी की वेबसाइट तैयार करिए और सही नाम का चयन कीजिए। तीसरा, को-फाउंडर्स, स्टाफ, इन्वेस्टर्स और एडवाइजर्स का बड़ी सावधानी के साथ चयन करिए। कई स्टार्टअप्स बस गलत को-फाउंडर की वजह से बंद हो जाते हैं। इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखने के बाद ही आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी, लेकिन इसके बाद भी मुश्किलें कम नहीं होंगी। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल शुरुआती फंड्स की व्यवस्था करने में होती है। इसी के साथ सही तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना भी एक कठिन काम होता है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर ही क्या जो कठिनाइयों से ना गुजरा हो। इसलिए खुद को कठिन से कठिन सिचुएशन में डालते रहिए। नेटवर्क और लोकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप को लोन वुल्फ की तरह अप्रोच करेंगे तो सफल होना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के जितने भी सफलतम एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, उन्होंने इस जर्नी की शुरुआत एक टीम के साथ की है। जब बात इनिशियल पैसे और पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ की आती है तो शुरुआती समय में आप अपने नेटवर्क का सहारा ले सकते हैं। जब ऑथर ने वेंचर फॉर अमेरिका VFA की शुरुआत की थी तो उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद उनके दोस्तों ने की थी। तो बिजनेस के शुरुआती दौर में अपने दोस्तों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ के लिए आप टैलेंटेड स्टूडेंट्स की मदद ले सकते हैं। उन्हें भी स्टार्टअप के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन एक सफल स्टार्टअप की जर्नी केवल सही लोगों के साथ शुरू नहीं होती है, बल्कि उसके लिए सही लोकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी बिजनेस के लिए सही समय और सही लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही लोकेशन मिल जाए तो आपकी सफलता का काफ़ी चांस बढ़ जाता है। करियर की शुरुआत के लिए स्टार्टअप को ज्वाइन करना कोई बुरी बात नहीं है। जब गूगल की शुरुआत हुई थी तो कई लोगों ने डर डर कर उससे अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी तरह लोग शुरुआती दौर में फेसबुक को ज्वाइन करने से भी डर रहे थे, लेकिन आज ये कंपनियां कहां पहुंच चुकी हैं।
सिंपल सी यही बात है कि स्टार्टअप से करियर की शुरुआत करने में कोई बुरी बात नहीं है। कई बार स्टार्टअप में वो सीखने को मिल जाता है जो कि आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में कभी सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए फ्रेश ग्रेजुएट को अपने करियर की शुरुआत स्टार्टअप से ज़रूर करनी चाहिए। याद रखिए कि स्टार्टअप का वर्किंग कल्चर कूल तो रहता ही है, साथ ही साथ ये आपको काफ़ी ज़्यादा अमीर भी बना सकता है। इसलिए कूल जगह काम सीखिए और अमीर बनिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप विजनरी स्टार्टअप के साथ जुड़ें। नहीं तो कई स्टार्टअप्स के मालिक अपने काम को किसी दुकान की तरह चलाते हैं। वो आपको पैसे भी कम से कम देंगे और अपने आप को ईश्वर समझ लेंगे। कई स्टार्टअप्स के मालिक तो अपने साथ काम करने वालों का फ़ोन भी रिसीव करने में अपनी बेइज्जती समझते हैं और कॉल बैक की तो उम्मीद आप कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे घटिया स्टार्टअप्स और फाउंडर्स के साथ काम करने से बचिएगा। अब फिर से सही यंग स्टार्टअप्स की दुनिया में लौटते हैं। स्टार्टअप के साथ करियर की शुरुआत करने में हो सकता है कि शुरुआती दौर में ही आपको रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छी पोजीशन मिल जाए। ऐसा आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए कंपनी के स्मॉल पूल ऑफ कंट्रीब्यूटर्स में शामिल हो जाइए और उसे बड़ा बनाने में अपना योगदान दीजिए। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ही आपका करियर ग्रोथ बेहतर होता जाएगा। यूएस की आज जानी मानी कंपनी योगर्ट प्रोड्यूसर कोबानी को ही देख लीजिए। साल 2005 में ये शुरू हुई थी और धीरे धीरे $1 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार करने लगी। आज कंपनी के 1000 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन पूरा फ़ायदा और ग्लोरी अर्ली डिसीजन मेकर्स को मिल गया। इसलिए आज से ही एक ऐसे स्टार्टअप की तलाश शुरू कीजिए जिसकी ग्रोथ में आप अपना अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं। अगर आप किसी स्टार्टअप में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टअप ज्वाइन करने का कारण खुद से पूछें। अगर आप सिर्फ अच्छी सैलरी की वजह से स्टार्टअप में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लें। हो सकता है आपको पैसा अच्छा मिल जाए, लेकिन क्या आप वहाँ की दूसरी चीज़ों को पसंद कर पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है आपको दूसरी नौकरी बहुत जल्द ढूंढनी पड़ जाएगी। जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो शुरुआत में उसके पास फंड कम होता है। ऐसे में वो कंपनी अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय से अपेक्षा रखती है कि वे अधिक जिम्मेदारी निभाएं। कई बार ऐसे भी मौके आते हैं जब एम्प्लॉय को ऐसी भी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। ऐसे में बेहतर है कि किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन करने से पहले कंपनी के एचआर या सीईओ से अपने रोल के बारे में खुलकर बात करें। स्टार्टअप काफ़ी अच्छी सैलरी दिखाकर एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखते हैं, लेकिन ये सैलरी पैकेज अधिकतर हाथी के दांत जैसा होता है। दरअसल स्टार्टअप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ESOPs का सहारा लेते हैं। ये कंपनी में शेयर खरीदने से जुड़ा होता है। अगर स्टार्टअप बंद हो गया तो ESOPs किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए स्टार्टअप्स को ज्वाइन करने का कारण ESOPs नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सैलरी पैकेज को समझना चाहिए और आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसमें बदलाव करने के लिए कहना चाहिए। आप स्टार्टअप से ESOPs के बजाय फिक्स पे बढ़ाने को कह सकते हैं। साथ ही सैलरी पैकेज में जुड़े अन्य रीइंबर्समेंट के बारे में भी पूरी जानकारी ले लें। बाद में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने समझा है कि टॉप स्टूडेंट्स करियर के शुरुआती दौर में ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें कंपनियां जॉब करने के लिए खींच कर ले जाती हैं। हाँ, सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जॉब की तरफ रुख करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट है। तो अब ये सवाल देश की सरकार को खुद से करना चाहिए कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे मोड़ा जा सकता है। इसको कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले रोल मॉडल्स को आगे आना होगा। यूनिवर्सिटीज़, मीडिया कंपनीज और पब्लिक फिगर्स को साथ मिलकर देश में एंटरप्रेन्योर की लहर को पैदा करना होगा। स्टूडेंट्स को समझाना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छी चीज़ है। इससे आप खुद के साथ साथ देश की इकॉनमी का भी भला कर सकते हैं। देश की हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हफ्ते में एंटरप्रेन्योरल आवर की शुरुआत करनी होगी, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन करती है।
यहाँ हर हफ्ते एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है और वो अपने एक्सपीरियंसेस को बच्चों के साथ शेयर करते हैं। उन्हें बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फिर कैसे कैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसी के साथ बताते हैं कि योजना के बिना सफलता मिलने की उम्मीद कम हो जाती है। किसी भी विचार से जुड़ा महत्वपूर्ण शोध करने के बाद संबंधित सारी जानकारी को लिखना ज़रूरी है। इसी के ठीक बाद बनता है स्टार्टअप मॉडल। स्टार्टअप मॉडल में बुनियादी तौर पर ये तय किया जाता है कि बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है। एक अच्छे स्टार्टअप मॉडल में सेवाएं कौन कौन सी देंगे, किस क्षेत्र में काम रहेगा, टारगेट ऑडियंस कौन होगी, रणनीति क्या रहेगी, कितने लोगों की टीम होगी आदि बातें शामिल होती हैं। एक अच्छा स्टार्टअप मॉडल छोटा, कट टू कट और समझने में आसान होना चाहिए। अगर ये चार्ट के रूप में भी हो तो और बेहतर होगा। स्टार्टअप मॉडल पर जब काम करने की बारी आती है तब पहला सवाल फंड का होता है। औसत निवेश कितना करना है उसके बारे में शोध करें। कितने संसाधन लगेंगे, कितना खर्च होगा, ऋण लेना है या नहीं आदि बातों को ध्यान में रखकर शोध करें और अंदाजन खर्च निकालें। कोई भी निवेश अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। पहले वहाँ निवेश करें जहाँ ज़रूरी है। ऑथर सलाह देते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है और अगर हम सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हमें एंटरप्रेन्योर से मेंटोर के तौर पर ज्ञान लेना चाहिए। हमें उन्हें अपने गुरु की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसी के साथ याद रखिएगा कि स्मार्ट पीपल शुड बिल्ड थिंग्स। कुल मिलाकर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। इस फील्ड में थके हुए लोगों की कोई जगह नहीं है, इसलिए खुद को उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।